डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में हम लोगों ने देखा था कि डिफ्रैक्शन वो फिनोमेना होता है जिसकी वजह से लाइट जब किसी शार्प बाउंड्री शार्प एज के अराउंड ट्रैवल करती है, जैसे ये स्लिट है, तो यहाँ से जब ऐसे ट्रैवल करती तो लाइट का स्ट्रेट लाइन ट्रैवल होता है, ऐसा सपोज किया जाता है जनरली। तो उसको ऐसे स्ट्रेट मैंने लाइन में जाना चाहिए था, पर देखा क्या जाता है कि थोड़ा सा ऐसे बेंड कर जाती है और ऐसे हो जाती है इस तरीके से। तो इसी बेंडिंग को, ये जो बेंडिंग होती है, इसी को हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं। और उसके बाद हमने देखा था कि ये क्यों होता है हाइगेन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे, कि पहले प्लेन वेव फ्रंट होती है, यहाँ पे एक सोर्स होता है, एक सोर्स की वजह से सर्कुलर वेव फ्रंट बनती है। सर्कुलर वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जब रेज होंगी तो इस तरीके से डाइवर्ज करती हुई रेज निकलेंगी, तो यहाँ पर डिफ्रैक्शन होता है इस वजह से। फिर अब हम लोगों को ये देखना है कि डिफ्रैक्शन पैटर्न जो बनता है वो उसका नेचर क्या होता है और कैसे बनता है। डिफ्रैक्शन में ठीक है, लाइट की बेंडिंग तो होती है, कि अगर हमने जैसे कि ये ऑब्जेक्ट रखा है और यहाँ पे एक स्क्रीन थी और हमने कहा कि यहाँ से लाइट रेज बहुत सारी आ रही थी, तो स्क्रीन के इतने पार्ट पर शैडो बननी चाहिए थी और लाइट रेज यहाँ पे इल्यूमिनेट होनी चाहिए थी। यहाँ पे ऐसे इल्यूमिनेट करती हैं स्क्रीन को, तो स्क्रीन में इतने पार्ट में शैडो आनी चाहिए थी, लेकिन डिफ्रैक्शन की वजह से होगा क्या कि लाइट रेज हल्की से बेंड करेंगी और ये जो शैडो वाला इतना रीजन है इसमें भी इंटर कर जाएंगी, तो शैडो वाला रीजन जो है इल्यूमिनेटेड हो जाएगा इतना, तो ये डिफ्रैक्शन होता है। अब इसमें है क्या कि डिफ्रैक्शन में हम लोग एक सिंगल स्लिट पे करते हैं डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट से मतलब कि एक हम लोगों ने ओपेक वॉल ली, उसमें बीच में से थोड़ी सी स्लिट छोड़ दी और उसके बाद सामने एक स्क्रीन रखी। अब इस स्क्रीन पर होता क्या है कि पैटर्न मिलता है, ब्राइट फ्रिंज बीच में आती है, उसके बाद फिर डार्क फ्रिंज आ जाएगी, फिर उसके बाद ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद फिर इस तरीके से ऑल्टरनेट जो है डार्क और ब्राइट फ्रिंज, इस तरीके से पैटर्न मिलता है स्क्रीन पर डार्क ब्राइट फ्रिंज का। तो अब डिफ्रैक्शन में बेंडिंग तो होती है लाइट की, वो तो समझ में आ रहा है, ये पैटर्न कैसे बनता है, तो इस पैटर्न को देखते हैं कि ये पैटर्न कैसे बनता है। अब जरा सा इंटरफेरेंस जो हम लोगों ने देखा था ये डबल स्लिट वाला, उसको ध्यान देते हैं। उसमें क्या था कि एक के बजाय दो स्लिट थी, जैसे यहाँ पे एक स्लिट ले रहे हैं, वहाँ पे दो स्लिट थी, और हर स्लिट से ये इस स्लिट और इस स्लिट, दोनों इन स्लिट्स से हमारी रेज निकलती थी। ये स्लिट S1 है और ये स्लिट S2 है। स्लिट वन एक सोर्स के तरीके काम करती है और स्लिट टू नए सोर्स ऑफ लाइट के जैसा काम करती है। जब ऐसा होता है तो यहाँ से इस तरीके से वेव फ्रंट्स निकलते हैं, सर्कुलर वेव फ्रंट्स, स्फेरिकल, और उसी तरीके से S2 भी वेव फ्रंट्स एमिट करता है, सर्कुलर या स्फेरिकल वेव फ्रंट्स, इस तरीके से ऐसे। अब इससे होगा क्या कि कई जगह ओवरलैपिंग हो रही है, S1 का वेव फ्रंट और S2 के वेव फ्रंट्स, S1 के ब्राउन वाले वेव फ्रंट और S2 के ग्रीन वाले वेव फ्रंट ओवरलैप करते थे, और जहां जहां पे ओवरलैप कर रहे हैं वहां वहां पर इंटरफेरेंस होता था। अब कैसा इंटरफेरेंस होगा ये डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग किस तरीके से हो रही। अब अगर S1 S2 की ग्रीन वाली जो वेव फ्रंट है और S1 की ब्राउन वाली वेव फ्रंट जो यहाँ पे मीट कर रही है, इस पॉइंट पे अगर दोनों सेम फेज में है, यानी दोनों अपना मैक्सिमम इस तरीके से ले रही हैं कि ये ग्रीन वाली वेव है अपना मैक्सिमम ले रही है और ब्राउन वाली भी अपना इस तरीके से मैक्सिमम ले रही है इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे कॉन्स्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था और एक ब्राइट फ्रिंज मिलती थी। इसके ऑपोजिट में अगर ब्राउन वाली कहीं पे ऐसी मीटिंग हो रही कि ब्राउन वाली ऐसे अपना इस इस लाइन के अबाउट अपना मैक्सिमम ले रही है, एंड एट द सेम टाइम जो ग्रीन वाली S2 वाली वेव है वो अपना मिनिमम ले रही है, तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था और डार्क फ्रिंज मिलती थी। तो अगर ये वाला पाथ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाला है तो यहाँ पर हमें एक डार्क फ्रिंज मिलती है, डार्क, ये होता था। तो दो सोर्सेज से निकलने वाली वेव फ्रंट्स के ओवरलैपिंग से यहाँ पर इंटरफेरेंस होता था और इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता था डार्क ब्राइट का। उसके बारे में हम लोगों ने डेरिवेशन वगैरह भी देखा था। और डिफ्रैक्शन में पैटर्न कैसे ऑब्टेन हो रहा है? डिफ्रैक्शन में तो भाई एक ही स्लिट है ना, डिफ्रैक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, बस एक स्लिट बना रहे हैं।
S1 है खाली, S2 तो है ही नहीं यहाँ पे, सिंगल स्लिट पे होता है डिफ्रैक्शन। बस ये ऐसे है, ये स्लिट है, हम लोगों ने थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया है समझने के लिए, वरना ये उतनी छोटी होगी जितनी यंग्स डबल स्लिट की दोनों होती हैं, ये उतनी छोटी है, पर समझने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर लिया है। अब यहाँ पर जब एक ही स्लिट है तो यहाँ पे पैटर्न कैसे बनेगा? पैटर्न तो तभी बनेगा ना जब इंटरफेरेंस होगा, दो या उससे ज्यादा वेव्स ओवरलैप करेंगी, तभी उनमें डिस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, उसके हिसाब से डार्क और ब्राइट पैटर्न मिलेगा। यहाँ पर एक स्लिट से कैसे मिल रहा है? तो एक्चुअली होता क्या है कि अब यहाँ पर स्लिट एक है, पर एक स्लिट में बीच में सपोज कर लेते हैं कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इस तरीके से, और हर पार्टिकल को एक अलग इंडिविजुअल सोर्स ऑफ लाइट मान लेते हैं। अब क्या होगा कि हर पार्टिकल अपनी वेव फ्रंट एमिट करेगा इस तरीके से, ऐसे ही ये जो सेकंड वाला पार्टिकल है ये अपनी वेव फ्रंट से एमिट करेगा यहां से ऐसे। उसी तरीके से उसके नीचे वाला थर्ड पार्टिकल भी अपनी वेव फ्रंट से एमिट करेगा ऐसे, और इस तरीके से बहुत सारी इनफाइनाइट ओवरलैपिंग्स हो सकती हैं, और इन सब ओवरलैपिंग्स की वजह से यहाँ पर हमें पैटर्न मिलता है, डार्क ब्राइट इस तरीके से। तो यहाँ पर क्योंकि हम ये सपोज कर लेते हैं कि एक सिंगल स्लिट जो है, ये जो एक स्लिट एस है, ये अपने आप में कई सारे पार्टिकल्स से मिल के बनी है, तो यहाँ पे कई सोर्सेज ऑफ लाइट हो जाते हैं। इसके कंट्रास्ट में हम लोग डबल स्लिट में क्या करते हैं, यंग्स डबल स्लिट में कि हम लोग जो दो स्लिट मानते हैं S1 और S2, इस पे मानते हैं कि यहाँ पे भी एक ही सोर्स ऑफ लाइट है और यहाँ पे भी एक ही सोर्स ऑफ लाइट है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। तो यहाँ से भी एक तरीके की वेव फ्रंट निकल रही है, यहाँ से दूसरे तरीके की, और इन्हीं के बस ओवरलैपिंग से हमको इंटरफेरेंस मिलता है। डिफ्रैक्शन हम लोग क्या सपोज करते हैं, स्लिट एक है पर स्लिट को डिवाइड कर देते हैं कई सारे सोर्सेज ऑफ लाइट में, तो यहाँ से फिर हर सोर्स ऑफ लाइट अपनी वेव फ्रंट एमिट करता है, और उन वेव फ्रंट्स के ओवरलैपिंग से हमें यहाँ पर पैटर्न मिलता है डिफ्रैक्शन का। क्लियर है? तो हमको यहाँ से क्या दिखा कि इंटरफेरेंस में दो स्लिट्स होती हैं जो सिंगल सोर्स के तरीके काम करती हैं, तो इंटरफेरेंस में दो सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं। पर यहाँ पर क्या है इस केस में, डिफ्रैक्शन के केस में यहाँ पे एक सिंगल स्लिट होती है, पर उस स्लिट में इन बहुत सारे इनफाइनाइट मान सकते हैं कि इनफाइनाइट सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं छोटे छोटे, और हर सोर्स ऑफ लाइट अपनी वेव फ्रंट एमिट करता है, और इन सारी वेव फ्रंट्स के ओवरलैपिंग से हमें यहाँ पर पैटर्न मिलता है। ठीक है? अब डिफ्रैक्शन का जो पैटर्न होता है वो इंटरफेरेंस के पैटर्न से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंस क्या होता है? ये जो डिफ्रैक्शन में यहाँ पे जो पैटर्न ऑब्टेन होगा इंटरफेरेंस वाले से डिफरेंट ऐसे होता है कि इंटरफेरेंस वाले का जरा याद करें, तो इंटरफेरेंस वाले का पैटर्न कैसा होता था कि यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे ये मिली हमको ब्राइट फ्रिंज, सेंटर में ब्राइट फ्रिंज मिलती थी, ये ब्राइट फ्रिंज है। उसके बाद उसके बाद हमको मिलती थी डार्क फ्रिंज, फिर हमें मिलती थी ब्राइट फ्रिंज, फिर मिलती थी डार्क फ्रिंज, उसके बाद अगेन ब्राइट, अगेन डार्क, इस तरीके से चलती जाती थी दोनों साइड पे। और ये हम बता रहे थे, ये हमने बताया था उस टाइम कि ये सेंट्रल वाली एक होती थी, ब्राइट फ्रिंज होती तो वो सेंटर पे बनती थी बिल्कुल। जैसे यहाँ पे ये S1 और S2 स्लिट्स हैं, इनके बिल्कुल मिडिल वाली लाइन पे यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनती थी, फिर इधर ऐसे डार्क होती थी एक, फिर इधर ऐसे एक डार्क होती थी, फिर से एक ब्राइट बनती थी, फिर डार्क होती थी, फिर यहाँ पे ब्राइट बनती थी, फिर डार्क होती थी। तो सेंटर में ब्राइट बनती थी, इसके इधर उधर डार्क रहती थी, और फिर ऑल्टरनेट चलते थे। इन सभी में एक चीज कॉमन रहती थी कि इंटेंसिटी जो रहती थी वो चेंज नहीं होती थी। मतलब सेंट्रल फ्रिंज जो है ब्राइट वाली, ये जो सेंट्रल ब्राइट वाली फ्रिंज है, इसकी इंटेंसिटी उतनी होगी जितनी ये सब ब्राइट वाली जो उनकी होगी। इंटेंसिटी जो रहती थी फ्रिंजेस की सेम रहती थी, जितनी ज्यादा इंटेंस ये होगी ब्राइटनेस में, उतनी ज्यादा इंटेंस ये और ये बाकी सारी ब्राइट फ्रिंजेस होती। और डार्कनेस इसकी जितनी ज्यादा होती थी, यहाँ पे इंटेंसिटी मतलब डार्कनेस है तो इंटेंसिटी बहुत कम होगी, तो जितनी भी कम इंटेंसिटी होती थी उतनी कम इंटेंसिटी यहाँ वाले डार्क फ्रिंज पे और उतनी ही यहाँ वाले डार्क फ्रिंज पे होती थी।
यानी हर फ्रिंज की इंटेंसिटी सेम होती थी, हर ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी अपनी सेम होती थी और सारे डार्क फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम होती थी। विड्थ भी सेम होती थी, हालांकि विड्थ चेंज हो सकती है। विड्थ जो है कांस्टेंट, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं रहती इंटरफेरेंस में फ्रिंजेस की, तो हमेशा नहीं होता है कि एकदम फिक्स्ड रहे, तो चेंज हो सकती थी, पर इंटेंसिटी फिक्स्ड रहती थी। इसके कंपैरिजन में ये जो डिफ्रैक्शन वाली फ्रिंजेस बनती हैं, इनमें क्या डिफरेंस आ जाता है कि इनमें एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो बनती है, एक सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो ये बन गई, लेकिन उसके बाद जब डार्क फ्रिंज बनती है, तो जो डार्क फ्रिंज होती है वो, ये जो डार्क फ्रिंज अब बनेगी, तो ये जो रहेगी, इसकी विड्थ थोड़ी सी कम होती है, इसकी विड्थ जो रहेगी वो कम होगी। इसी तरीके से इधर भी एक डार्क बनेगी, उसके बाद अब ब्राइट बनेगी, ये डार्क हो गई, अब फिर सॉरी ये ब्राइट हो गई थी सेंटर में, फिर डार्क आई, अब फिर ब्राइट बनेगी। तो जो नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज होती है उसकी विड्थ और कम होती है और इसकी इंटेंसिटी भी कम होती है, इसकी इंटेंसिटी भी कम होती है। तो डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है, डिफ्रैक्शन के केस में सक्सेसिव जो फ्रिंजेस होती हैं उनकी इंटेंसिटी कम होती जाती है और विड्थ भी कम होती जाती है, जबकि इंटरफेरेंस के केस में ऐसा नहीं था। इंटरफेरेंस के केस में सारे फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी होती थी वो यूनिफॉर्म होती थी, पर यहाँ पर जो सेंट्रल वाली फ्रिंज होती है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और उसके बाद इस तरफ डिक्रीज करती जाती है, इंटेंसिटी डिक्रीज होती है दोनों साइड, इधर भी और इधर भी, और विड्थ भी कम होती जाती है, विड्थ भी कम होती जाती है। ये डिफ्रैक्शन के पैटर्न में ऐसा होता है इंटरफेरेंस के कंपैरिजन में। सही है। ठीक है। अभी ये पूरा डिफरेंस बना के लिखवाएंगे एक चार्ट में, तो वहां पे सब जो है क्या कहते हैं, एक जगह मेमोराइज करने के लिए मिल जाएगा। तो अभी डिफरेंसेस जब लिखवाएंगे इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के, जो कि अक्सर आते रहते हैं क्वेश्चन में, तो वहां से उसको याद कर लेंगे। एक मिनट इसको एक पीछे पीछे ठीक है, बस यही वाला बनाया हमने, स्लेट वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। उस पे अपने हिसाब से लेबलिंग करके समझने के लिए कुछ चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन अभी मेन डिफरेंस लिखवाएंगे इंटरफेरेंस और हाँ, तो डिफ्रैक्शन के लिखवा केस भी में। दीजिएगा ताकि समझ में आए बाद में भी। लिखवाना तो पड़ेगा, ये तो लिखवाएंगे। अब जो है या अभी डिफ्रैक्शन या डिफरेंस अभी लिखवा देते हैं। लिख लो, इंटरफेरेंस का एक अच्छा कॉलम बना अच्छा, लो। इंटरफेरेंस में। हाँ बताओ। अच्छा, वहाँ पे दो स्लेट होती थी, यहाँ पे एक ही स्लेट होती है ना। यहाँ पे एक ही स्लिट होती है, उसी के अबाउट बेंडिंग होती है। अब उस स्लिट में, पर जो सोर्सेज होती हैं वो इन्फिनिटी होती हैं, सोर्सेज होती हैं हाँ डिफ्रैक्शन सोर्सेज में मान ना। लेते हैं कि आप बहुत सारी सोर्सेज हैं। हम्म इंटरफेरेंस, तो इंटरफेरेंस में लिखेंगे इट इज ड्यू टू इट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन इट इज ड्यू टू सुपरपोजिशन of light waves. It is due to superposition of light waves coming from coming from two coherent sources, coming from two coherent sources. डिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन it is due to interference, it is due to interference of secondary wavelets coming from different coming from
different points of same wavefront. लिख लिया इतना? एक मिनट। अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि इंटरफेरेंस जो है वो सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स की वजह से होता है, ऐसी लाइट वेव्स जो दो अलग कोहेरेंट सोर्सेस से आ रही हो, और डिफ्रैक्शन जो है सेकेंडरी वेवलेट्स के इंटरफेरेंस से होता है, उन सेकेंडरी वेवलेट्स के जो सेम वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट से आ रही हो। इसका क्या मतलब ये है कि जैसे इंटरफेरेंस में हम लोग क्या देखते थे कि ये डबल स्लिट होती थी, ठीक है, डबल स्लिट रहती थी। अब होता क्या था कि वेव फ्रंट में हाइगेंस की जो वेव थ्योरी थी उसमें क्या था, हाइगेंस की वेव थ्योरी में था कि अगर ये हम लाइट सोर्स माने, ये अपना हमारा छोटा सा एक लाइट का सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, तो ये हर डायरेक्शन में रेज एमिट करेगा। अभी हम इन डायरेक्शंस की बात करते हैं। तो इस डायरेक्शन में जैसे ये लाइट रेज निकल रही है, इस तरीके से लाइट रेज निकलेंगी। अब जब लाइट रेज निकलेंगी इस तरीके से, तो हम एक वेव फ्रंट ड्रॉ करते थे लाइट रेज पर। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट वो सरफेस होता है जिस पर सारे पार्टिकल्स सेम फेज में हों। यानी कि अगर ये वाली रे पर इस वक्त इस तरीके से यहाँ पर ये मैक्सिमम ले रही, तो दूसरी वाली रे यहाँ पर मैक्सिमम ले रही है, और तीसरी वाली रे यहाँ पर मैक्सिमम ले रही हो। तो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, सब पॉइंट पर हमारी ये सारी रेज जो हैं सेम फेज में है, मैक्सिमम ले रही। तो सारे सेम फेज वाले सारे पॉइंट्स को अगर जोड़ते हैं तो जो हमको सरफेस मिलता है उसको हम लोग वेव फ्रंट बोलते थे। फिर उसमें क्या देखा था कि वेव फ्रंट में होता क्या है कि वेव फ्रंट में हर पार्टिकल, जैसे एक ये पार्टिकल वेव फ्रंट पर, एक ये पार्टिकल वेव फ्रंट पर, एक ये पार्टिकल वेव फ्रंट पर, तो वेव फ्रंट पर सिचुएटेड हर पार्टिकल अपने आप में नए सोर्स ऑफ लाइट के जैसा काम करता है, और वो भी ऐसे हर डायरेक्शन में लाइट रेज एमिट करने लगेगा। ये तीनों पार्टिकल नए सोर्स ऑफ लाइट के जैसा एक्ट करने लगते हैं। वेव फ्रंट पे सिचुएटेड हर पार्टिकल नए सोर्स ऑफ लाइट के जैसा काम करता है, और फिर जब ये आगे की तरफ इनकी रेस ट्रैवल करती हैं तो इनके ऊपर भी इसी तरीके से हम वेव फ्रंट बनाते हैं, तो हमको नई वेव फ्रंट मिलती है। और इस तरीके से वेव फ्रंट्स का प्रोपगेशन होता रहता है आगे की तरफ। अब ये जो नई वेव फ्रंट बनी सेकंड वाली, इस पर भी पार्टिकल्स होंगे और वो फिर फर्दर और एमिट करेंगे, तो इस तरीके से लाइट रेज प्रोपगेट करती जाती हैं। ये हाइगन्स की वेव थ्योरी में था। अब इसमें डबल्स या इंटरफेरेंस जो होता है यंग्स डबल स्लिट में, उसमें क्या रहेगा कि हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ पर एक सिंगल स्लिट लेते थे, पहले एक सिंगल स्लिट लेते थे, लाइट रेज आती थी, पैरेलल होती थी, ऐसे ऐसे आती थी, पैरेलल लाइट रेज आती थी, और यहाँ से क्या होता था कि ऐसे डाइवर्जिंग हो जाती थी नेचर में डिफ्रैक्शन की वजह से, इस तरीके से। अब एक चीज ध्यान देना, इंटरफेरेंस में डिफ्रैक्शन हो रहा है, ये इंटरफेरेंस का हम लोग केस पढ़ रहे हैं, डिफ्रैक्शन हो रहा है। और डिफ्रैक्शन में हमने क्या देखा था पीछे अभी इस डायग्राम में कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स हो रहा था। अब यही कहानी है इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन की, दोनों ही एक दूसरे से ऐसा रिलेटेड हैं कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में कोई बिल्कुल क्लियर डिफरेंस बताना बहुत मुश्किल होता है। तो कहने को इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन अलग-अलग पढ़ा दिया जाता है, पर हायर लेवल ऑफ फिजिक्स में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को सही से अभी तक डिफरेंशिएट किया ही नहीं जा सका है। इनफैक्ट कोई फेमस साइंटिस्ट थे, उनका नाम ध्यान में नहीं है, और उनका ये कहना था कि इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को अगर अलग-अलग साबित कर दिया जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन बिल्कुल सिमिलर होते हैं।
कभी लगता है इंटरफेरेंस की वजह से डिफ्रैक्शन होता है और कभी लगता है डिफ्रैक्शन की वजह से इंटरफेरेंस होता है। अब यहाँ पे क्या है कि लाइट रेज़ेस ऐसे प्लेन आ रही थी सीधा-सीधा, तो सीधा निकलना चाहिए था पर ये डिफ्रैक्शन हुआ और इधर-इधर बेंड कर गईं। और जब बेंड कर गईं तो इनका वेव फ्रंट बनेगा। वेव फ्रंट अभी जो हमने बताया कि वेव फ्रंट पे क्या होता है, सारे पार्टिकल सेम फेज़ में होते हैं, तो वेव फ्रंट ऐसा सरफेस होता है। अब वेव फ्रंट की एक कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो रेज़ के परपेंडिकुलर होता है। अब अगर रेज़ इस तरीके से जा रही हैं और इसके परपेंडिकुलर हमको वेव फ्रंट बनाना है, तो हमें पता है कि वो ऐसे सर्कुलर बनाएँगे तभी सारी रेज़ परपेंडिकुलर होंगी इस पर, इस सरफेस पर, सर्कुलर बनाएँगे तभी। अगर ऐसे बनाएँगे, तो परपेंडिकुलर नहीं होंगी सब, प्लेन नहीं बन पाएगा। इसलिए हम लोग ऐसा बनाते हैं। तो हम लोग शो करते हैं कि इस तरीके से वेव्स चल रही हैं। अब इस वेव फ्रंट को ज़रा कंसीडर करना। एक वेव फ्रंट जो यहाँ पे पहुँचा है, इस तरीके से, अब इस वेव फ्रंट पर सिचुएटेड यहाँ वाला पार्टिकल यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा। इसी तरीके से यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। अब इनमें से जो ये सब पार्टिकल हैं, ये सारे, ये दोनों इधर, ये दोनों और ये दोनों नीचे, इनके सामने ग्रीन वाली ये स्क्रीन है, तो ग्रीन वाली स्क्रीन ओपेक है, उसकी वजह से लाइट इनके थ्रू पास नहीं कर पाएगी। इसी तरीके से इनके साथ भी होगा, पर ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल जो है, ये ओपन है। यहाँ पे स्लिट थी, स्लिट है जिसको हमने सर्किल से यहाँ पे कवर कर लिया, स्लिट थी यहाँ पे। यानी ये दोनों नए सोर्स ऑफ लाइट के तरीके काम करेंगे और इनके थ्रू लाइट जा सकेगी क्योंकि यहाँ पे स्लिट थी। काम ये भी करेंगे, पर यहाँ ओपेक है, जा नहीं पाएगी लाइट इनके थ्रू। अब ये दोनों नए सोर्स ऑफ लाइट के जैसा काम करेंगे अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स प्रिंसिपल। हाइगेन्स प्रिंसिपल में ये होता है वेव फ्रंट पे सिचुएटेड हर पार्टिकल नए सोर्स ऑफ लाइट के जैसा काम करता है। तो अब ये दोनों भी नए सोर्स ऑफ लाइट के जैसा काम करते हैं और क्या होता था कि यहाँ पे ये ऐसे एमिट करने लगता था और ये अपनी एमिट करता था। इनके सुपरपोज़िशन से, इनकी वेव फ्रंट्स के सुपरपोज़िशन से हमें इंटरफेरेंस मिलता था, इंटरफेरेंस पैटर्न। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इंटरफेरेंस इज़ ड्यू टू सुपरपोज़िशन ऑफ लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेज़। अब ये स्लिट S1 और S2 जो है कोहेरेंट सोर्सेज़ के जैसा एक्ट करते हैं। कोहेरेंट सोर्सेज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको यहाँ ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे, बस इतना बता देते हैं कि कोहेरेंट सोर्सेज़ क्या होती थी, जिनमें फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट रहता था। मतलब कि अगर इस पॉइंट पर हमारी ये वाली रे मैक्सिमम ले रही है और इस पॉइंट पर हमारी दूसरी रे मिनिमम ले रही है अपना, ठीक है ऐसे? मिनिमम ले रही हैं। एक रे ये नीचे वाली आके मैक्सिमम ले रही है और ये वाली मिनिमम ले रही। तो फिर हर टाइम पर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ये यहाँ पे सेम फेज़ में मिलेंगी, मतलब ये हमेशा मैक्सिमम लेगी यहाँ पर और ये हमेशा अपना मिनिमम लेगी। ऐसा नहीं कि ये मैक्सिमम ले रही है और ये जो है अपना क्या कहते हैं, ये भी अपना ऊपर की तरफ मैक्सिमम ले ले, ऐसा नहीं है। तो कोहेरेंट सोर्सेज़ वो सोर्सेज़ होते हैं। तो इंटरफेरेंस किस वजह से होता है? सुपरपोज़िशन होती है लाइट वेव्स की। ये जो 2 लाइट वेव्स आ रही हैं, स्लिट S1 से और स्लिट S2 से, उनके सुपरपोज़िशन से इंटरफेरेंस होता है। पर हमारे डिफ्रैक्शन के केस में क्या होता है? डिफ्रैक्शन के केस में इट इज़ ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ सेम वेव फ्रंट। मतलब मतलब ये कि हम यहाँ पे सिंगल स्लिट लेते हैं। एक सिंगल स्लिट लेते हैं, इसमें हम कहते हैं कि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, बहुत सारे छोटे-छोटे, छोटे-छोटे, छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं। हर पॉइंट अपने आप में नए सोर्स ऑफ सुपरपोजिशन का लाइट। क्या मतलब है? हुँ, सुपरपोजिशन सुपरपोज़िशन मतलब सुपरपोजिशन क्या मतलब है? अरे! सुपरपोज़िशन का मतलब 2 लाइट वेव्स जब एक-दूसरे से इंटरफेयर करती हैं, अब मान लो ये एक पार्टिकल है यहाँ पे, एक लाइट वेव आई, हम्म, वो ऐसे थी, तो ये लाइट वेव जो ये लाइट वेव ए है, ये लाइट वेव ए इस पार्टिकल से क्या कहेगी कि तुम ऊपर की तरफ भागो, लेकिन ये भाग जाएगा। लेकिन अगर दूसरी वेव आ गई और वो कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे ये मिनिमम अपना ले रही, तो वो कहेगी तुम नीचे आओ, ये वेव बी है। अब हम्म, वेव ए ऊपर बुलाएगी, वेव बी नीचे बुलाएगी, तो पार्टिकल किधर जाएगा, ये सुपरपोज़िशन प्रिंसिपल से ही तय करते थे ना हम लोग, कि पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट किधर होगा। तो द 2 वेव्स का जो ओवरलैपिंग होती है, उसी को हम लोग सुपरपोज़िशन बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 स्लिट की 2 वेव्स का सुपरपोज़िशन हो रहा था, उससे इंटरफेरेंस मिल रहा था हमें। जहाँ पे सेम फेज़ में मीट कर रही थी, वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज और जहाँ पे अपोज़िट फेज़ में, वहाँ पे डार्क फ्रिंज। अब ठीक है। डिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है कि डिफ्रैक्शन में एक सिंगल स्लिट में कई सारे सोर्सेज़ हम अज़्यूम कर रहे हैं और इस तरीके से यहाँ पे जब पीछे से एक स्ट्रेट रे ऑफ लाइट आती है, ऐसे यहाँ पे, ठीक है? स्ट्रेट पैरेलल रेज़ ऑफ लाइट आ रही हैं। तो जब ये पैरेलल रेज़ ऑफ लाइट होती हैं, तो इनका वेव फ्रंट कैसा होता है? इनका वेव फ्रंट हम लोगों ने हाइगेन्स प्रिंसिपल चैप्टर में पढ़ा था कि प्लेन वेव फ्रंट होता है इनका, ऐसे स्ट्रेट रहेगा। क्योंकि वेव फ्रंट क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है रेज़ के और ये परपेंडिकुलर है हर जगह, ऐसे। तो प्लेन वेव फ्रंट होगा।
अब ये वेव फ्रंट पे सिचुएटेड हर पार्टिकल नए सोर्स ऑफ लाइट के जैसा एक्ट करेगा, तो वेव और इस तरीके से आगे की तरफ और अपनी रेज एमिट करेगा, तो यहाँ पे एक नया वेव फ्रंट बन जाएगा। फिर एक नया वेव फ्रंट आगे इस तरह से वेव फ्रंट ट्रेवल करता जाएगा। फाइनली जब वेव फ्रंट यहाँ पे पहुंचेगा स्लिट के करीब में, तो इस पूरे पार्ट में ये ग्रीन वाली लाइन और इधर ग्रीन वाली लाइन ओपेक होने की वजह से कोई और आगे ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा लाइट का। पर ये जो पार्ट इतना ओपन है, इसमें ये सब जो ग्रीन डॉट्स हैं, ये वेव फ्रंट पे सिचुएटेड है, रेड वाली वेव फ्रंट पे, और हमें पता है कि वेव फ्रंट पे सिचुएटेड हर पार्टिकल नए सोर्स ऑफ लाइट के जैसा एक्ट करता है। अब यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे जो छोटे छोटे पार्टिकल थे बहुत सारे, ये सब अपने आप में नए सोर्स ऑफ लाइट के जैसा एक्ट करेंगे। तो इस तरीके से इनका ऐसे ये रेज ऑफ लाइट निकलेंगी, यहाँ से निकलेंगी, इस तरीके से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट निकलेंगी और सबका इंटरफेरेंस होगा, सबका इंटरफेरेंस होगा, और सबके इंटरफेरेंस की वजह से कहीं पे हमको डार्क फ्रिंज मिलेगी, कहीं पर हमको। ये आप डिफ्रैक्शन का बता रहे हैं? हाँ डिफ्रैक्शन का बता रहे हैं भाई। देखिए, तो यहाँ पे हाँ, सेकेंडरी वेवलेट्स का मतलब क्या है? सेकेंडरी वेवलेट्स क्या होती हैं? जो वेव फ्रंट पे, देखो ये मेन सोर्स ऑफ लाइट है। हाँ, पहले वेवफ्रंट से जो निकलती है ना, हाँ, फर्स्ट वाली। वेव फ्रंट से जो निकलती हैं, ये जो अब निकलेंगी यहाँ से, ये होती है सेकेंडरी, हाँ हाँ, समझ गए। ये सेकेंडरी। अच्छा, तो एक बार ये डिफ्रैक्शन वाला दोबारा बता दीजिए। देखिए डिफ्रैक्शन यहाँ पे में क्या सेकंड हमने वाला जो बताया कि डायग्राम बना है। डिफ्रैक्शन क्यों होता है? डिफ्रैक्शन होता है इंटरफेरेंस की वजह से। किन के इंटरफेरेंस की वजह से? सेकेंडरी हम्म वेवलेट्स की। कौन सी सेकेंडरी वेवलेट? जो हम्म आती हैं कहाँ से? सेम वेव फ्रंट के डिफरेंट पॉइंट से। अब हमने कहा कि ये स्ट्रेट रेज आ रही थी, स्ट्रेट रेज के लिए वेव फ्रंट कैसा होता है? प्लेन होता है, क्योंकि वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए रेज के, और वो तभी होगा जब ये स्ट्रेट रहेगा, ये परपेंडिकुलर हर पॉइंट पे। अब इस तरीके से यहाँ पे रेज आगे की तरफ, वेव फ्रंट आगे की तरफ प्रोपगेट होता जाएगा, और जब यहाँ पे पहुंचेगा, तो जब वेव फ्रंट यहाँ पे पहुंच जाएगा, तो हमें पता है कि वेव फ्रंट पे सिचुएटेड हर पार्टिकल नए सोर्स ऑफ लाइट के जैसा एक्ट करता है। अब यहाँ पे भी पार्टिकल्स हम्म हैं, पर ओपेक होने की वजह से स्क्रीन के इसके पार नहीं जा पाएंगे, नीचे भी नहीं जा पाएंगे। बस ये जो स्लिट वाला इतना पोर्शन है, ये ओपन है, तो यहाँ जो जितने भी पार्टिकल्स हैं वेव फ्रंट वाले, वो सब नए सोर्स ऑफ लाइट के जैसा एक्ट करेंगे और अपनी अपनी वेव्स एमिट करेंगे। इन वेव्स के ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं सारी। अब सेकेंडरी वेवलेट्स के इंटरफेरेंस अच्छा, से, इसका वेवफ्रंट जो बना हुआ है, हम्म, वो एकदम स्ट्रेट लाइन बना हुआ है वेवफ्रंट जो है, हाँ क्योंकि सोर्स इसकी ऐसी है ना। हाँ सोर्स, जब रेस पैरेलल होती तो क्या मानते हैं? सोर्स इन्फिनिटी पे है कि नहीं? हम्म। तो सोर्स होगा इन्फिनिटी पे, तो वहां पे ऐसा स्ट्रेट आ रही है। अब यहाँ पर इस तरीके से हमको सेकेंडरी वेवलेट्स निकलेंगी सारी, हर पॉइंट से, बहुत सारे पॉइंट है, और सबके इंटरफेरेंस से हमें यहाँ पे डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। ठीक है। ठीक है। अब देखो कितना दूसरे से रिलेटेड है एक दूसरे से। यहाँ पे इंटरफेरेंस की वजह से डार्क और ब्राइट फ्रिंज मिल रही है, डिफ्रैक्शन हो रहा है। और अगर इतने पार्ट को, ये जो पार्ट तुमने देखा है अभी, इसको यहाँ पे अप्लाई करो इतने पे, यहाँ भी तो वही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा हम्म है? रेज पैरेलल आ रही थी, एक सिंगल स्लिट थी और ऐसे डाइवर्ज कर रही थी, और यहाँ पर दो स्लिट के बाद यहाँ पे फर्दर हम इंटरफेरेंस पैटर्न देख रहे थे। तो जो चीज यहाँ पे इतने में हम देख रहे हैं, वो एक्चुअली यहाँ पे होती है। तो इंटरफेरेंस में डिफ्रैक्शन होता है, और इस डिफ्रैक्शन में इंटरफेरेंस हो रहा है ठीक एक है। दूसरे से मिली हुई एकदम। अच्छा, जैसे इंटरफेरेंस में दो स्लिट होती हैं, हम्म। तो अगर एक स्लिट होती तो रेस पैरेलल आएंगी। एक क्या कह रहे हो? ये एक स्लिट है। हम्म हम्म। तो जो रेस होंगी वो पैरेलल आएंगी। हम्म। तो मतलब एक आने से क्या फर्क पड़ेगा, मतलब एक स्लिट होने से? एक स्लिट होने से ये होगा कि यहाँ पे लाइट रेज ऐसे बेंड कर जाएंगी, और फिर उसके वॉइस चली बाद, गई आपकी। हम दो स्लिट आगे लगा देंगे, तो यहाँ से फर्दर इंटरफेरेंस हो जाएगा फिर आगे।
सर वॉइस कट गई थी आपकी। अभी भी कटी हुई है? नहीं नहीं, जब आपने शुरुआत किया बोलना, फिर से बोल दीजिए। हमने कहा कि ये सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट से रेज आ रही हैं। अब सिंगल स्लिट की वजह से डिफ्रैक्शन होगा, लाइट रेज बेंड कर जाएंगी और फिर दोनों स्लिट्स पे पहुंचेंगे, S1 और S2 पे। अब यहाँ से फर्दर लाइट रेज ऐसे निकलेंगे कि वेव फ्रंट इस तरीके से बनाएंगी, ये ऐसे वेव फ्रंट बनाएगा। अब इन वेव फ्रंट्स के ओवरलैपिंग से इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं फिर। ठीक, तो डिफ्रैक्शन एक स्लिट की वजह से होता है और इंटरफेरेंस 2 स्लिट पे होता है। दूसरा डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस वही जो अभी इंटरफेरेंस पैटर्न के बारे में बताया कि इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में और may not be of same width, may not be of same width, ये बता चुके हैं कि होते भी हैं और हो सकता ना भी हो। पर डिफ्रैक्शन के लिए हमें क्या आता था, डिफ्रैक्शन के पैटर्न में जो फ्रिंजेस होती हैं कभी भी इक्वल विड्थ की नहीं हो सकती, यहाँ हो सकती है, मे भी ना हो, पर यहाँ पे कभी नहीं होती। तो डिफ्रैक्शन फ्रिंजेस आर नेवर ऑफ द सेम विड्थ। इंटरफेरेंस में सारी ब्राइट फ्रिंजेस की इंटेंसिटी सेम होती है, ये भी बताया था पीछे। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस आर ऑफ सेम इंटेंसिटी। और यही चीज डिफ्रैक्शन में नहीं होती। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस गोज ऑन डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज होती जाती है इसमें। हाँ ठीक है, तो ये इतने कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के बीच। लिख लिया डिफरेंसेस सारे? लिख रहे हैं, बस हो गया। लिख लिया? अब ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें मिल रहा है, सॉरी डिफ्रैक्शन पैटर्न, इसके बारे में एक बात है कि जो डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिलता है तो स्लिट की जो विड्थ है, स्लिट की विड्थ जितनी कम करते जाएंगे, यहाँ पे जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिलता है उतना ज़्यादा बड़ा पैटर्न, उतना ज़्यादा अच्छा पैटर्न मिलता है, उतना ज़्यादा क्लियर पैटर्न मिलता है, उतना ज़्यादा डिफरेंस कंट्रास्ट रहता है इंटेंसिटीज के बीच में। ब्राइट और डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी जो रहती है उनके बीच में उतना ज़्यादा डिफरेंस रहता है, और जितना ज़्यादा ब्राइट फ्रिंज ब्राइट होगी और डार्क वाली जितनी ज़्यादा डार्क होगी, उतना ज़्यादा इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर हम लोग को विजिबल होगा। तो और ये चीज़ तब होती है जब हम लोग स्लिट की ये जो विड्थ होती है इसको कम करते जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि
as slit width is increased is increased, अगर उल्टा करें, इंक्रीज करें, डिक्रीज नहीं, इंक्रीज, contrast between dark and bright fringes decreases if width becomes much greater than wavelength of light. If width becomes much greater than wavelength of light. Contrast decreases to such an extent that no diffraction pattern is visible. No diffraction pattern is visible. लिख लो तो बताओ इसको, क्या है ये? लिख तो लो। गर्मी आने लगी, एकदम मौसम खराब बेकार हो गया। वो तो है। बना लिए, लिख लिए? एक मिनट बस। अभी एक और क्लास लेंगे क्या? तुम्हारी? क्यों भैया, ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? नहीं, बहुत दिन से हो, मतलब कल हुई नहीं ना, इसलिए। तुमको ना कल हुई नहीं। क्या हुआ है? टाइम क्यों लग रहा है इतना? अच्छा, 3-4 लाइन तो है। लिख लिए। हम्म बहुत बहुत कम समय देने लगे हैं आप। हम्म कम समझने हो लगे? गया। नहीं नहीं, कम समय देने लगे। अच्छा, समय कम है इसलिए समय कम दे रहे हैं। अब यहाँ पे स्लिट समय। विड्थ क्या बताया कि स्लिट विड्थ अगर बढ़ाएंगे, अभी हमने पहले क्या बताया था कि अगर स्लिट विड्थ कम कर रहे हैं तो ये जो कंट्रास्ट होता है डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में, अब ये हमारी ब्राइट फ्रिंज है, फिर ये डार्क है, फिर ये ब्राइट है, फिर डार्क है और फिर ब्राइट है, फिर यहाँ पे डार्क है, फिर यहाँ पे ब्राइट है, फिर डार्क है और फिर ब्राइट है। डार्क ब्राइट और डार्क फ्रिंज के बीच में कंट्रास्ट जो होता है वो डिपेंड करता है कि यहाँ स्लिट की विड्थ कितनी, जितनी छोटी करते जाएंगे स्लिट की विड्थ को उतना ज्यादा यहाँ पे कंट्रास्ट बढ़ता जाएगा, उतना ज्यादा कंट्रास्ट बढ़ता जाएगा। और जितना ज्यादा कंट्रास्ट होगा, कंट्रास्ट मतलब क्या कि जो ब्राइट फ्रिंज है उतनी ज्यादा ब्राइट हो जाएगी और डार्क वाली उतनी ज्यादा डार्क हो जाएगी। अब ये जितनी ज्यादा ब्राइट होगी और इसकी डार्कनेस ज्यादा बढ़ेगी और इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी, तो दोनों के बीच में क्लियर डिफरेंस दिखने लगेगा।
और पैटर्न अच्छा हो जाएगा। लेकिन स्लिट विड्थ अगर बढ़ाएँगे तो कंट्रास्ट जो होता है वो डिक्रीज़ कर जाता है, कंट्रास्ट कम हो जाता है और ब्राइट और डार्क फ्रिंज धीरे-धीरे करके एक जैसी दिखने लगती हैं। और अगर विड्थ हम इतनी बढ़ा दें कि वो वेवलेंथ ऑफ लाइट लैम्ब्डा से बड़ी हो जाए। विड्थ अगर स्लिट की विड्थ लाइट की वेवलेंथ से ज़्यादा हो जाती है जब, उस केस में क्या होता है कि ये जो फ्रिंजेस के बीच में डिफरेंस होता है इंटेंसिटी का, वो बहुत कम हो जाता है डिफरेंस। तो ऑलमोस्ट ब्राइट और डार्क फ्रिंज एक जैसे लगने लगती हैं और इंटरफेरेंस पैटर्न जो रहता है, वो क्लियरली विजिबल नहीं होता। अरे रिज्यूम स्टॉप पॉज़ कर दिया था बीच में, अभी तब से रिकॉर्ड ही नहीं हुई, नहीं स्टार्टिंग की हो रही थी। हम्म, हुँ, ये हो गया? हो गया। अब ठीक है? अब जो है ये डिफ्रैक्शन का केस हम लोग यहाँ तक अपना रखते हैं आज का। थोड़ा-सा हम सोचे था आज कंप्लीट करवा देंगे, पर इसमें जो इसमें इंटेंसिटी का कैलकुलेशन होता है, पाथ डिफरेंस के अकॉर्डिंग कि कहाँ पे इंटेंसिटी कितने पाथ डिफरेंस के लिए मैक्सिमम हाँ, रहेगी, कितने पाथ डिफरेंस के लिए इंटेंसिटी मिनिमम रहेगी, वो वाला हो नहीं पाया है, उसको अभी नेक्स्ट टाइम पे कराते हैं फिर। वो लास्ट था टॉपिक, उसी को वही बाकी रह गया। तो अब उसको नेक्स्ट टर्न पे कराएँगे और फिर नेक्स्ट टर्न पे वो टॉपिक एक ही टर्न में खत्म हो जाएगा, 1 टर्न के अंदर-अंदर। तो उसके बाद उसी टर्न पे फिर दूसरा जो है ठीक है। ऑप्टिक्स को स्टार्ट करेंगे फिर। अभी यहीं तक रखते हैं। अच्छा, आप एक काम करिएगा, वो स्लाइड्स जो है ना इसकी थोड़ा भेज दीजिएगा। शुरुआत में जो आप डायग्राम